नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हमने स्टार्ट किया क्लास 12th की एनसीईआरटी जो कि हिस्ट्री की है, और उसमें पहला जो लेसन हम चर्चा कर रहे थे वो था हमारा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, यानी ईंटें, मनके और अस्थियों की। पहला इसका लेसन था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने चर्चा शुरू करी थी, ठीक है। उसमें हमने देखा मित्रों हड़प्पा स्थल, साथ ही मोहनजोदाड़ो के बारे में हमने देखा, वहाँ के नगर के निर्माण के बारे में, ठीक है। दुर्ग के बारे में हमने देखा। साथ ही मित्रों वहाँ पे कृषि की जो टेक्निक थी वो भी हमने देखी, और जो जो पुरातात्विक वस्तुएं वहाँ मिली उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी, ठीक है। आज पुनः इस लेसन को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस लेसन को हमने यहाँ पे छोड़ा था, ठीक है। आज स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मित्रों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल का जो आइकन है, घंटी का जो बटन है ना, उसके ऑल पर आपको क्लिक करना है ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो मित्रों पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों इसको शेयर भी करना है ताकि सभी दोस्तों तक आपकी ये वीडियो पहुँचे, ठीक है। तो साथियों चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखो आज चर्चा करेंगे उत्पादन केंद्रों की पहचान के बारे में, ठीक है। यानी कि ऐसे स्थलों की, ऐसे केंद्रों की आज हम देखेंगे, चर्चा करेंगे जहाँ पे शिल्प का उत्पादन होता था, यानी मिट्टी से बनी हुई वस्तुएं वहाँ पे बनती थी, टेराकोटा जिसको हम कहते हैं। तो चर्चा देखो स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है कि शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातात्विद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं। किस किस को ढूंढेंगे? प्रस्तर पिंड यानी पत्थर के बने हुए पिंड, पूरे शंख या तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल और कूड़ा करकट। यानी ये कहना चाहता है कि अगर पुरातात्विदों को जो विभिन्न सभ्यताओं और विभिन्न संस्कृतियों की जो खोज करते हैं, अगर उनको ये जानना है कि वहाँ पे कौन कौन सा पदार्थों का निर्माण होता था, क्या क्या वस्तुएं वहाँ पे बनती थी, तो वे किसको ढूंढते हैं? वे जो है, जो मान लीजिए कोई कच्ची टूटी फूटी वस्तुएं हैं या तांबे की कोई अयस्क, ठीक है, कोई पूरा अवशेष हमें मिल जाए, कोई वस्तुएं हमें मिल जाए, या कोई कूड़ा करकट वहाँ पे होता है उसमें कोई वस्तुएं मान लीजिए हमें वो मिल जाती हैं, तो उससे हम ये पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे जो है असली वस्तुएं जो है यहाँ पे निर्माण होता था। अब देखो ये चित्र दिखाया गया है मणि मूर्ति, यानी माता देवी की ये मूर्ति है, मिट्टी से बनी हुई मित्रों ये मूर्ति है। आगे चर्चा करते हैं। आगे देखो क्या कहता है कि यहाँ तक कि, आगे कहता है यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। यानी क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि कूड़ा करकट में जो भी वस्तुएं हमें मिलती है ना, वो सबसे अच्छा संकेत हमें देती है कि किसी भी सभ्यता या किसी भी संस्कृति में कौन कौन सी वस्तुएं यहाँ पे बनती थी, ठीक है। आगे कहते हैं एग्जाम्पल के लिए, यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन वस्तुओं के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे, ठीक है। यानी कोई भी वस्तुएं बना रहे हैं तो जो भी वस्तुएं, जो भी मान लीजिए अतिरिक्त वस्तुएं जो होती है जिनको काटा हमने मान लीजिए, और उसके बाद जो कचरा निकला उसको हम फेंक देते हैं, तो कूड़ा करकट में जाकर के जब हम उसको ढूंढते हैं तो उससे हमें पता लगा लेते हैं कि इस स्थान पर ऐसी वस्तुएं बनती थी या इस पदार्थ से इन वस्तुओं का निर्माण होता था। कभी कभार बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अलावा मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का काम होता था। यानी आगे कहता है कि कभी कभार हम क्या करते थे कि छोटी वस्तुओं को हम जो है कार्यस्थल पर भी छोड़ देते थे, और हमें उससे ये पता लग जाता था कि यहाँ पे इस वस्तुएं निर्माण होती थी। साथ ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन, यानी ऐसे जो बर्तनों का निर्माण है वो यहाँ पे बनने के संकेत हमारे को यहाँ पे मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे डायग्राम चित्र जो बताई जा रही है वो तांबे और कांसे के बर्तन हैं, ठीक है। तो यानी ये बर्तन जो है ना मित्रों, ये हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं जितने भी, तो उन स्थलों से हमें ये वस्तुएं वहाँ पे मिली है। आगे चर्चा करते हैं। अब देखो माल प्राप्त करने की नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे कि कोई भी, जैसे मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता में कोई वस्तु, मान लीजिए कोई भी तांबे की वस्तु बन रही है, ठीक है, या कोई भी पत्थर की वस्तु बन रही है, कोई विशेष पत्थर है, जैसे पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी फयांस नाम का एक पत्थर आया। तो ऐसे मान लीजिए कोई भी वस्तु, कोई भी कच्चा माल हमें अगर लेना है तो कहाँ से वो आता था? उस कच्चे माल से फिर हम वस्तुएं बनाते थे। तो क्या कहता है देखो
जैसा कि स्पष्ट है, शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे और कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी और धातु जलोढ़ मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत यह करते हैं कि यह सामान और लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा इसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। यानी कहना चाहता है क्या कि माल जब हम मंगाते थे बाहर से वस्तुएं बनाने के लिए, तो ये कहता है कि मिट्टी है या स्थानीय स्तर पर हमें मिल जाती थी। ठीक है, मिट्टी से मान लीजिए कोई टेराकोटा की वस्तुएं बनानी है, मिट्टी से मान लीजिए कोई भी मूर्ति हमने बनाई और उसको पका करके हमने बना लिया मिट्टी, तो मिट्टी तो हमें अपने ही स्थान पर जहाँ हम रहते हैं वहीं मिल जाती है। लेकिन मान लीजिए कोई विशेष पत्थर है, ठीक है, और लकड़ी और जलोढ़ मैदान है, ये भी बाहर से मंगाने हमें पड़ते थे। साथ ही आगे ये कहता है मित्रों कि बैलगाड़ी के मिट्टी से बने खिलौने जो हैं हमें ये बताते हैं कि सामान और लोगों के लिए स्थल, यानी वो मार्गों का संकेत करते हैं कि इस मार्ग से, इस रास्ते से हम सामान बाहर से मंगवाते थे। परिवहन का वो महत्वपूर्ण साधन था। बैलगाड़ी का जो हमें खिलौना मिला वो यही संकेत करता है कि बैलगाड़ी के माध्यम से हम सामान बाहर से मंगाते थे और परिवहन का वो संकेत हमें कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। अब देखो भारत जो है, इस भारत से बाहर कहाँ कहाँ से हम बाहर से जो है माल वस्तुएं बनाने के लिए मंगवाते थे, तो इसकी चर्चा करते हैं। आगे कहता है कि हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। कैसे? जैसे कि उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था बस्तियाँ स्थापित की। ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल थे सुदूर अफगानिस्तान में सोर्तुगई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। तथा लोथल जो कार्नेलियन गुजरात में बड़ोज, सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से, और धातु राजस्थान के स्रोतों से के निकट स्थित था। यानी हड़प्पावासी जो लोग थे वस्तुएं जो बनाते थे, ठीक है, तो उन वस्तुओं को बनाने के लिए वो माल जो मंगवाते थे, रॉ मटेरियल कच्चा माल बाहर से वो मंगवाते थे, भारत उपमहाद्वीप के बाहर से। तो ये कहता है कि नागेश्वर और बालाकोट से उन्होंने शंख वहाँ पे आसानी से मिलता था, तो उन्होंने वहाँ पे बस्तियाँ ही स्थापित कर ली ताकि वो वहाँ पे जाकर के फिर शिल्प उत्पादन करने लगे। साथ ही अफगानिस्तान में सोर्तुगई है, ठीक है, जहाँ पे अत्यंत कीमती माने जाने वाला नीले रंग का पत्थर था। और लोथल से कार्नेलियन नाम का पत्थर हमने मंगवाया गुजरात में जो स्थित है, और सेलखड़ी राजस्थान और गुजरात से हमने मंगाया। और साथ ही तांबा जो हम मंगाते थे मित्रों, राजस्थान की खेतड़ी से हमने तांबा मंगाया। यानी हड़प्पा के वासी जो थे वो खेतड़ी से तांबा मंगवाते थे और उस वस्तुओं से, तांबे से जो है हमने अभी चर्चा भी की थी कि जो तांबे के बर्तन जो मिले थे तो वो यहाँ से रॉ मटेरियल मंगवाते थे और उससे जो वस्तुएं बनाते थे। क्लियर? आयोग की यहाँ तक की बात आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रही है। आगे चर्चा करते हैं कि कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति भी थी, जैसे कि राजस्थान के खेतड़ी अंचल तांबे के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदाय के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था और इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली अड़पाई वस्तुएं जैसे संपर्कों की संकेतक है। फिर ये कहता है कि राजस्थान के खेतड़ी में जो मैंने अभी आपसे चर्चा भी करी, तांबे वहाँ से मंगवाए जाते थे, और दक्षिण भारत सोने के लिए प्रसिद्ध, तो वहाँ से सोने हम मंगवाते थे। तो कैसे मंगवाते थे? वहाँ पे जो हम अभियान भेजते थे और उस अभियान के माध्यम से स्थानीय लोगों से, वहाँ जो स्थानीय समुदाय थे वहाँ से हम संपर्क करते और वहाँ से फिर जो है हड़प्पाई पुरावस्तुएं हमारे को ऐसे मिली है, जिससे हमने फिर ये पता लगाया कि इस स्थलों से हमने जो है तांबा और सोना मंगवाया है। क्लियर? खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातात्विदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। गणेश्वर सभ्यता भी राजस्थान में स्थित है और जोधपुरा, वही उस नाम को हमने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम दे दिया है खेतड़ी क्षेत्र में मिलने वाले साक्ष्यों के आधार पर। और आगे कहता है कि इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे तथा यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली थी। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। यानी फिर ये कहता है कि इस संस्कृति में जो हमने विशिष्ट मृदभांड यानी विशिष्ट मिट्टी के बने हुए यहाँ पे हमें मिले हैं बर्तन और तांबे की वस्तुएं की हमने असाधारण संपदा यहाँ देखी है। ऐसा हमें लगता है कि इस जोधपुरा गणेशपुरा संस्कृति जो है यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो तांबा भेजते थे। क्लियर? अब यहाँ पे देखो मैप बताया जा रहा है
हड़प्पा सभ्यता और उसकी पश्चिमी एशिया का ये मैप है, जहाँ से हमने मान लीजिए तांबा हमने मंगवाया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैप बताया जा रहा है। आगे चर्चा करते हैं सुदूर क्षेत्रों से संपर्क की। संपर्क कैसे स्थापित करते थे हड़प्पा स्थल के लोग। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें यह संकेत करती है, इंगित करती है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण ये बताते हैं कि ओमानी तांबे और हड़प्पाई वस्तुओं दोनों में नकल के अंश मिले हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। यानी फिर ये कहता है कि जैसे मैंने बताया आपको पिछली वीडियो में भी हमने चर्चा करी थी कि वर्तमान में भी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जारी है, और जैसे जैसे हमें नए संकेत मिलते रहते हैं वैसे वैसे नई खोजें प्राप्त होती रहती है। तो वही वर्तमान की नई खोजों में हमें ये मिला कि तांबा जो है हम अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी छोर यानी ओमान से भी हम तांबा, हड़प्पा स्थल के जो लोग थे वो तांबा वहाँ से मंगवाते थे और फिर वहाँ जाकर के शिल्प का उत्पादन, वस्तुओं का निर्माण वो करते थे। आगे कहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से हमें मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोकती है। हमें यह नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। यानी फिर ये कह रहा है कि ओमान में हमें मित्रों एक ऐसा बर्तन मिला है, देखो पिक्चर भी यहाँ पे बताई जा रही है। ये जो बर्तन है ये ओमान से हमें मिला है, और फिर ये हमने ये पता नहीं लगा पाए हम कि इस बर्तन में रखते क्या थे। अनुमान हमने ये लगाया है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, जो ओमान से जो तांबा मंगवाते थे उस तांबे को इस पात्र में रखते थे। अनुमान हमने ये लगाया है, और इसके ऊपर जो है काली मिट्टी की परत चढ़ाई गई है ताकि जो है अनुमान हमने ये लगाया कि कोई तरल पदार्थ अगर हम इसमें रखें तो वो बाहर निकल के न आए, यानी रिसाव उसका न हो। क्लियर। आगे चर्चा करते हैं। आगे कहता है कि तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ भी हमें मिलते हैं। यानी मेसोपोटामिया के जो लेख थे वहाँ पे मगान, जिसको ओमान भी हम कहते हैं, वहाँ से हमें तांबे के संकेत मिलते हैं। यानी हमें ऐसे संकेत मिलते हैं कि ओमान से भी हम तांबा मंगवाते थे। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। क्या कहना चाहता है, मेसोपोटामिया से जो तांबा मिला ना उसमें भी निकल जो धातु होती है Ni, उसके अंश हमें यहाँ पे मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मुहरें, बांट, पासे तथा मनके शामिल हैं। क्या कहना चाहता है, आगे कहता है कि अन्य खोजें जब हमने करी तो हमने हड़प्पाई मुहरें पाई, बांट और पासे और मनके हमें मिले हैं। इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन, जो बहरीन द्वीप, मगान और मेलवा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। यह लेख मेलवा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं: कालीनियन, लाजवंत मणि, तांबा, सोना और विविध प्रकार की लकड़ियाँ। यानी आगे कहना चाहता है, कहता है कि मेसोपोटामिया के जो लेख हमें मिले, ठीक है, तो वहाँ से हमें बहुत सी वस्तुओं की जानकारी मिलती है। उस लेखों में जब हमने उनको पढ़ा तो हमें कालीनियन हो गया, लाजवंत मणि, तांबा, सोना आदि की वहाँ में जानकारी मिलती है। मेलवा के विषय में एक मेसोपोटामिया मिथक ये बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजी पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजा प्रसाद में सुनाई दे, उसकी आवाज़ जो है वो राजा प्रसाद महल में सुनाई दे। कई पुरातात्विदों का मानना यह है कि हाजा पक्षी मोर था, और क्या यह नाम उसे अपनी आवाज़ से मिला था? ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्गों से था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम मुहरों पर जहाज और नावों के चित्रांकन भी पाते हैं। आगे कहता है मित्रों कि मेसोपोटामिया के जो लेख थे वो लेख मेलुहा को क्या कहते हैं? नाविकों का देश। यानी मेलुहा में नाविक ही रहते थे तो नाविकों का देश वे कहते हैं। साथ ही साथ हमने वहाँ पे मुहर जो पाई, हमने वहाँ पे उस पर जहाज और नावों के संकेत मिलते हैं। इसी कारण से तो उनको नाविकों का देश कहा है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे देखो क्या पिक्चर आ रही है, उसकी भी चर्चा करते हैं कि यह मेसोपोटामिया की एक विशिष्ट बेलनाकार मुहर है, परंतु इस पर एक कुबड़दार वृषभ का चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है। यानी ये जो मुहर है ना, ये बेलनाकार मुहर है, और यहाँ पे वृषभ है, 2 सींग दिख रहे हैं, 2 सींग बैल के होते हैं जिसको हमने सांड भी कहते हैं। तो वृषभ हमने इसको
चैप्टर में कहा है वृषभ यानी बैल या सांड, तो ये जो इस पर जो चित्र है ना बैल का, तो ये यहाँ पे संकेत ये करता है कि ऐसा हमें लगता है कि शायद इस वृषभ का जो चित्र है ना इसको हमने सिंधु क्षेत्र से लिया है। यहाँ पे भी देखो बैल है, और मैंने पिछली पार्ट फर्स्ट में भी इसकी चर्चा करी थी कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण जो पशु था ना वो बैल ही था, ठीक है, जिसको हमने कुबड़ वाला सांड भी कहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में पालतू पशु जो था वो कौन था, कुबड़ वाला सांड था या गाय थी। गाय तो आपको मित्रों हड़प्पा सभ्यता में किसी भी मुहर से मिली ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ, गाय और शेर और हाथी ये ऐसे पशु है जो हमें हड़प्पा सभ्यता में मुहर से नहीं मिले। और गाय का तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्या गाय जो है हड़प्पा स्थलों से मिली मुहरों पर हमें मिली है, नहीं मिली। ध्यान रखना, गाय हमें कभी भी नहीं मिली है, केवल और केवल हमें एक पशु का संकेत मिलता है और वो है कुबड़ वाला सांड। देखो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे भी दिख रहा है, तो सीधा सा हमें ये मतलब दिखता है कि कुबड़ वाला सांड जो है उनका पालतू पशु था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चित्र क्या कहता है, बहरीन में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मुहर पर कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। रोचक तथ्य यह है कि दिलमुन के स्थानीय बांट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते थे। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे मुहर हमें मिली है, और नाव के चित्र वाली ये मुहर है, एक मुहर ये मिली है, और देखो ये नाव बनी हुई है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। आगे देखो क्या कहता है, अब मुहरें और लिपि और बांट की चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और पिछली वीडियो में मैंने चर्चा करी थी कि आज तक का ये रिकॉर्ड है कि इसी को कहते हैं चित्राक्षर लिपि, यानी चित्राक्षर, चित्रों के माध्यम से ये अक्षर लिखे हुए, यानी ये अक्षर हैं चित्रों के माध्यम से, चित्र के रूप में ये अक्षर हैं। और आज तक का ये रिकॉर्ड हमने बताया कि किसी भी इतिहासकार ने या किसी भी पुरातात्विक ने इस चित्राक्षर लिपि को नहीं पढ़ा, यानी उनके समझ में नहीं आई कि इनका आखिर मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वो पढ़ ही नहीं सके। अब मोहरे और लिपि और बांट की चर्चा करते हैं। देखो क्या कहता है, कहता है कि मोहरे और मुद्रांकन की पहले चर्चा करें। मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। यानी मान लीजिए कहीं भी हम जा रहे हैं तो उसके लिए मान लीजिए हमें कोई किराया चाहिए, रेंट या कोई भी किराया, मान लीजिए किराया भाड़ा हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए और पैसा उस समय होता नहीं था, तो मोहरें ही चलती थी। आपने भी सुना होगा कि प्राचीन काल में सिक्के चलते थे, या तो चांदी के या सोने के, ऐसे 1 रुपये या 2 रुपये नहीं चलता था। ठीक है, चांदी का सिक्का होता था या फिर मुहरें चलती थी। तो मोहरा का उपयोग करते थे लंबी दूरी के संपर्कों को साधने के लिए। कल्पना ये कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया, उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी लगा करके एक या अधिक मोहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा तो इसका अर्थ यह था कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। बहुत इंपॉर्टेंट बात को, बहुत बड़ी क्या टेक्निक यहाँ पे बताई जा रही है मित्रों, कि किसी भी वस्तु को, मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए मिट्टी की, यानी कोई भी वस्तु है, इस वस्तु में हमने कोई सामान रख दिया, कोई भी कीमती, इसके ऊपर हमने मिट्टी लगा दी, और मिट्टी के ऊपर हमने क्या किया कि मुहर से हमने उस पर जो है, यानी सील जो बोलते हैं, जैसे हम कोई भी सील, हम किसी भी कागज़ को अटेस्ट करते हैं तो सील हम लगाते हैं जो छप जाती है वैसे की वैसे, तो इसी प्रकार से मुहर को भी हम सील ही कहते हैं। तो सील उस पर मार दी गई, यानी मुहर उस पर छाप दी गई, तो मुहर में जो चित्र था वो इस छप गया। यहाँ पे देखो यह बताया भी जा रहा है, मिट्टी का ये बना हुआ है, तो ये मुद्रांकन है, इसके ऊपर मान लीजिए हमने छपाई कर दी तो ये छप रहा है। जैसे ही किसी अन्य कस्टमर के पास ये वस्तु पहुँचेगी, अगर ये सील वैसे की वैसी मिली तो वो ये समझेगा कि ये वस्तु जो है सेफ प्रकार से, यानी सुरक्षित रूप से हमारे पास पहुंची है, इसके साथ किसी भी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ठीक है, तो ये एक लंबी दूरी का संपर्क साधने का ये तरीका पे हड़प्पावासी करते थे। अब आगे कहते हैं, एक रहस्यमय लिपि की चर्चा करते हैं। क्या कहता है कि सामान्यतः हड़प्पा मुहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम में पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। बिल्कुल सही बात है, चित्रों के माध्यम से अनपढ़ लोग समझ जाते थे। अधिकांशतः अभिलेख संक्षिप्त हैं, सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। वही बात आ गई जो पिछली
पार्ट फर्स्ट में भी हमने चर्चा करी थी कि हड़प्पा में जो लिपि मिली, तो उस लिपि को आज तक की रिकॉर्ड में कभी भी पढ़ा नहीं जा सका, किसी के समझ में नहीं आई। पर निश्चित रूप से ये वर्णमालीय लिपि, जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 से बीच। यानी चिन्ह इतने हैं कि 375 से 400 के लगभग चिन्ह हैं, और चिन्हों के माध्यम से ही वहाँ पे जो है किसी भी वस्तु को समझना हो, कोई भी लिखना हो, तो उसी चिन्हों का प्रयोग करके हड़प्पावासी लिखते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर संकुचित, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक ने दाईं ओर से लिखना प्रारंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु जो लिपि है ना, क्या सिंधु लिपि मित्रों दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कहाँ से? जैसे आज भी हम लिखते हैं तो किधर से हम स्टार्ट करते हैं? इधर से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है, जैसे इधर से मैं लिखना स्टार्ट करूँगा, विजय सिंह स्टडी ग्रुप, ठीक है, सब्सक्राइब नाउ, ऐसे मैंने लिखा तो मैंने लेफ्ट साइड लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन और ऐसे ही हम लिखते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ से लिखते थे? ऐसे लिखते थे, देखो, विजय सिंह स्टडी ग्रुप, फिर इधर से सब्सक्राइब और नाउ, तो इधर से यानी दाईं से बाईं ओर वो लिख रहे हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि मिली ना, इन सिंधु लिपि की ये महत्वपूर्ण विशेषता है क्या, कि सिंधु लिपि जो थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, और वर्तमान में आज जो हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं बाईं से दाईं ओर, ठीक है। तो ये मैंने लिपि के माध्यम से लिपि को भी समझाया कि लिपि जो थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, सिंधु लिपि। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। मोहरे हैं, तांबे के औजार हैं, मर्तबानों के अवट, तांबे और मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, आभूषण, इस अस्थि छड़े, यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट्ट। याद रखिए, हो सकता है कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो। क्या इसका ये अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी? हो सकता है, साक्षरता तभी थी, तभी तो वो लिखते थे। यानी अब उन वस्तुओं की चर्चा करेंगे फ्रेंड्स जो हमें वहाँ पे मिली है, और जिन पर जो है हमने वस्तुओं, यानी ऐसी वस्तुएं हमें वहाँ पे मिली है जिन पर चित्राक्षर लिपि का वहाँ पे उपयोग मिलता है। देखो, बांट की चर्चा करते हैं। कहता है कि विनिमय बांटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बांट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बांटों के निचले मानदंड द्विआधारी थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बांटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी हमें यहाँ पे मिले हैं। यानी बांट देखो कैसे मिले हैं, एक सूक्ष्म यानी छोटे बांट, जो आपने भी देखा होगा कि जब सुनार जब वस्तुओं को तोड़ता है तो उसके पास बहुत छोटे छोटे बांट होते हैं, या आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक कांटे भी आ गए हैं, जो यानी ग्राम का जो 10वां हिस्सा होता है ना, 1 ग्राम का 10वां हिस्सा 0.1 ग्राम, उसको भी वो तोल देता है। तो इसी प्रकार से कहें कि छोटे बांट जो थे वो ऐसा हमें लगता है कि शायद आभूषण और मन की जो महंगी चीज़ें होती है उनको तोलने में उपयोग होता था, और बड़े बड़े बांट बड़ी बड़ी वस्तुएं तोलते थे उसके माध्यम से। साथ ही मित्रों, घनाकार हमें बांट मिले हैं, इसकी पिक्चर भी हम देखेंगे आगे। कहता है कि मानदंडधारी बांट थे, यानी एक बांट, यानी आकार में बांट में बताए जा रहे हैं कि 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, ये इस प्रकार के बांट जो है हमें वहाँ पे मिले हैं, ठीक है। अब देखो आगे चर्चा करते हैं प्राचीन सत्ता की, कि राजा महाराजाओं की वहाँ पे चर्चा करते हैं। अगर कोई थे या शासक तो जो थे, महल किस प्रकार से बनाए जाते थे। कहता है कि हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत हमें मिलते हैं, जैसे कि हड़प्पाई वस्तुओं में असाधारण एकरूपता हो कोई लेने, जैसे कि मृदभांडों में मोहरें, बांटों तथा ईंटों से स्पष्ट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर निर्भर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। हमने ये भी देखा कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। इसके अलावा ईंटें बनाने और विशाल दीवारें तथा चबूतरे के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया जाता था। इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता था उसकी इसमें चर्चा करेंगे। यानी कहता है कि जैसे हमने देखा ईंटें जो थी, कहता है कि जम्मू से लेकर के गुजरात तक हमने ये देखा कि
ईंटें जो थी उनकी साइज जो थी वो शेप और साइज एक ही थी। और ये भी हमने इसमें चर्चा किया कि अलग अलग स्थान जो थे अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन करते थे। ठीक है, अब देखो मित्रों, ये जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर है दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। किसकी है? ये पिक्चर है दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। ये दाढ़ी इसकी बन रही है। ठीक है, देखिए ये दाढ़ी बन रही है और इसके एक हाथ नहीं है, और ये मिली है हमें मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति जो है कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से, या अन्य स्थलों से, जिसमें अगर आप लोथल की चर्चा कर लो या धोलावीरा, सुरकोटडा हो गया, बहुत से ऐसे स्थल हैं, तो ध्यान रखना मोहनजोदाड़ो से दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति हमें मिली है। क्लियर? अब देखो, जो शासन चलता था हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदाड़ो में या अपनी सिंधु घाटी सभ्यता में, तो देखो उसकी चर्चा करते हैं न्याय के लिए। पहला देखो, प्रासाद और शासक, यानी महल और शासकों की इसमें चर्चा करते हैं। कहता है कि सत्ता के केंद्र तथा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदाड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी है, परंतु इससे संबद्ध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली है। यानी पुरातत्वविदों ने जब खोज वहाँ पे की तो हमें एक विशाल भवन वहाँ मिला है, तो पुरातत्वविदों ने ये समझ लिया कि शायद यह एक महल था, लेकिन ऐसी कोई भव्य वस्तुएं, जो विलासिता की, जो महंगी महंगी वस्तुएं राजा महाराजा के पास होती है, वे वस्तुएं हमें वहाँ पे नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, और वह यही पत्थर की मूर्ति है जो मैंने बताया था आपको, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति है, और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास और वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे, और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्रों में भी ढूंढी। लेकिन जैसा हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी हैं, और न ही यह जानने के साधन उपलब्ध हैं कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। यानी कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि एक भवन हमें वहाँ पे मिला, पुरातत्वविदों ने ये अनुमान लगा लिया कि शायद ये राजा महाराजाओं का भवन है, लेकिन विलासिता की वस्तुएं, महंगी वस्तुएं हमें वहाँ पे नहीं मिली। और फिर ये देखता है, आगे कहते हैं कि पुरोहित राजा यानी दाढ़ी वाले पुजारी की हमें ये मूर्ति मिली है, उससे हमने ये अनुमान लगाया है कि हो सकता है कि ये राजा महाराजा जो थे उनके पास राजनीतिक सत्ता थी। ठीक है, अनुमान हम लगा रहे हैं। आगे कहता है कि कुछ पुरातात्विक इस मत के हैं कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। यानी कुछ पुरातात्विद ये भी कहते हैं कि हड़प्पाई समाज जो थी, हड़प्पा संस्कृति जो थी, उसमें किसी प्रकार के राजा महाराजा थे ही नहीं। एक समान जो संस्कृति थी, सामाजिक कम्युनिटी जो लोग थे, यानी सामाजिक समुदाय के जो लोग थे, वो इसमें रहते थे। दूसरे पुरातात्विक यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अपने अलग राजा होते थे, और कुछ और यहाँ तक कि कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था, जैसे कि पुरावस्तुओं में समानताओं, नियोजित वस्तुओं के साक्ष्यों, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात और बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट है। अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्तिसंगत प्रतीत होती है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदाय द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए तथा कार्यान्वित किए जाते होंगे। यानी फिर अंत में बात यही निकल के आती है कि ऐसा नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में राजा महाराजा थे ही नहीं। अंत में ये बात निकल कर आती है कि बिल्कुल वहाँ पे राजा महाराजा भी थे, क्योंकि किसी भी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग हैं, उनके द्वारा शासन, जटिल निर्णय अगर किसी प्रकार को लेना है, कोई भी काम करना है, तो ज़रूर ऐसे काम राजा महाराजा द्वारा ही हो सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण से हमें ये अनुमान लगाया कि बिल्कुल वहाँ पे फिर शासक भी होते थे। सभ्यता के अंत की चर्चा करते हैं फ्रेंड्स कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। ठीक है, तो देखो क्या बात इसमें कही जाती है। सभ्यता का अंत में क्या कहता है? ऐसे साक्ष्य हमें मिले हैं कि जिसके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। यानी ऐसे हमें साक्ष्य वहाँ पे मिले हैं कि लगभग 1800 ईसा पूर्व जब तक आई, तब तक तो चोलिस्तान जो मैंने बताया था, अफगानिस्तान से लगा हुआ जो पाकिस्तान का जो रेगिस्तान का क्षेत्र है, उसको चोलिस्तान हमने कहा था। तो उस क्षेत्रों में से अधिकांश विकसित स्थल जो थे वहाँ से
उन स्थलों को त्याग दिया गया। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ठीक है, तो यहाँ से लोग निकलने लगे थे और साथ ही गुजरात और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में आकर के लोग बसने लगे थे। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, जैसे कि सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बांटों, मोहरों तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। यानी फिर ये कहता है कि कुछ इस तरह में ऐसे भी मिले कि उनकी संस्कृति में जो है फिर बदलाव आया सन 1900 ईसा पूर्व तक। और जैसे हम देखें कि बांट और मोहरें बाद में जाकर के समाप्त हो गई। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार, शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ और बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। यानी जिस प्रकार से हमने देखा था कि बहुत बड़ी बड़ी एक नक्शा भी हमने देखा था, इसमें बहुत बड़ा मकान का नक्शा हमने देखा, जिसमें सामने जो था वो खुला हुआ आंगन था, साथ ही उसमें कुआं भी हमने देखा था, दुर्ग हमने देखे। तो इतनी बड़ी संरचनाएं जो थी वो फिर आगे जाकर के नहीं बनने लगी। यानी हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता में जो संरचनाएं बनती थी वो संरचनाओं का निर्माण हमें फिर आगे देखने को नहीं मिलता। कुल मिलाकर पुरावस्तुएं और बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा तथा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा जाता है। वो बात जो हमने चर्चा करी थी ना कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता और उत्तरी हड़प्पा सभ्यता या परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, वही बात यहाँ पे आ रही है कि फिर जब हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता में जब अंत की ओर जा रही थी तो उस बाद के जस्ट उसके बाद की जो संस्कृति को हमने नाम दिया उसको हमने क्या कह दिया, उत्तरी हड़प्पा सभ्यता या अनुवर्ती संस्कृति हमने उसको कहा है। अब देखो ये कहता है कि आखिर हड़प्पा सभ्यता जो थी वो समाप्त कैसे हुई, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में आखिर परिवर्तन जो आए वो कैसे आए। तो कहता है इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई है, जैसे कि इनमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना और या मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते। यानी अब ये कहता है ठोस कारण तो हमें पता नहीं है, लेकिन अनुमान हम ये लगाते हैं कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे समाप्त हुई कि शायद बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज हुआ, बहुत बड़ा जलवायु परिवर्तन हुआ, या वनों की कटाई वहाँ पे कर दी गई थी, अत्यधिक बाढ़ वहाँ पे एक साथ आ गई, या नदियाँ सूख गई जिससे लोगों को पानी नहीं मिला, साथ ही खेती करने के लिए, यानी पानी तो जल ही जीवन है, तो इस कारण से ना तो पीने के लिए पानी मिला ना खेती के लिए पानी मिला, या नदियों ने मार्ग बदल लिया, भूमि का अत्यधिक उपयोग किया तो इसलिए भूमि बंजर हो गई। तो ये सभी हमने अनुमान लगाया कि हो सकता है ये कारण ऐसे हैं कि इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या ये नहीं करते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया। मोहरों, लिपि, विशिष्ट मनकों और मध्यबांटों के लोप, मानकीकृत बांट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बांटों के प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है। उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्रों में नए शहरों के विकास के लिए 6 शताब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। यानी क्या कहता है, आगे कहता है कि हमें ये ऐसा लगता है कि एक बहुत सुदृढ़ एकीकरण के तत्व यानी हड़प्पाई जो राज्य था उसका अंत हो गया, जिसमें मुहर, लिपि, विशिष्ट मनके और मध्यभांडों का जो प्रयोग होता था ये सब इन शहरों का पतन हो गया, और पूरे उपमहाद्वीप में नए शहरों के विकास के लिए हमने जो है फिर काफ़ी अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ी। यानी आगे जाकर के फिर नई संस्कृति पनपी है, और नई संस्कृति में अलग ही हमें वहाँ पे साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब देखो आगे क्या बात बताई जाती है, एक शंकर आक्रमण के साक्ष्य की चर्चा कर लेते हैं कि कुछ विद्वानों ने मित्रों ये भी कहा था कि हड़प्पा जो सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ना उसका अंत कैसे हुआ, कि कोई बाहरी आक्रमण हमारी सिंधु घाटी सभ्यता पर हुआ तो इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता जो है समाप्त हुई, उसकी चर्चा करते हैं। कहता है कि डेडमैन लेन एक सकरी गली है, इसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्ती है। वह बिंदु जहाँ एक गली पश्चिम की ओर मुड़ती है, 4 फीट और 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग और एक वयस्क की छाती और हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली थी। ये सभी बहुत बुरी अवस्था में थी। ये धड़ पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है।
तो ये कहाँ से मिला है हमने, जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो एक सिविलाइजेशन 1931 की एक रचना, वहाँ से हमने लिया है। यानी ये कहना चाहता है कि हो सकता है कि आक्रमण वहाँ पे हुआ है, इस कारण से ये सभ्यता नष्ट हुई है। 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों के अस्थि पंजर उन आभूषणों सहित मिले थे जो इन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे। यानी ये जो हमने चर्चा करी ना, इसी स्थल से जो है 1925 में मित्रों क्या किया, मोहनजोदड़ो के इसी भाग से, यानी जब हमने खुदाई करी तो मोहनजोदड़ो से हमें ऐसे ही अवशेष मिले हैं। ठीक है, यानी लोगों के अस्थि पंजर हमें मिले हैं और ऐसे अवशेष मिले हैं जो यहाँ के लोगों ने पहने हुए थे ना भाई। आगे कहते हैं कि बहुत समय पश्चात 1947 में REM व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने क्या लिखा देखो, RM व्हीलर कहते हैं, अब वे संबंध बता रहे हैं किससे, ऋग्वेद से। किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। क्या कहते हैं, ऋग्वेद में पूर्व शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है प्राचीर, किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया। बिल्कुल सही है। पुरंदर का अर्थ होता है किलों को जीतने वाला, और पुरंदर जो है यानी इंद्र के लिए हमने इसका उपयोग भी किया है शब्द का, और ऋग्वेद में तो ये शब्द यूज भी है। तो आगे देखो इसमें क्या कहता है, ये कहता है कि ये दुर्ग कहाँ हैं या थे। पहले ये माना गया था कि ये मित्रक मात्र थे, यानी ये झूठ है। हड़प्पा में हाल में हुई उत्खननों ने मानव प्रदेश से बदल दिया। क्या कहा हड़प्पा स्थलों ने, ये कह रहे हैं कि यहाँ हम मुख्यतः अनार्य प्रकार की एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं, जिससे अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल के लिए बंदियाँ की गई थी। यानी जब हमने हड़प्पा काल में, यानी हड़प्पा स्थलों से जब खुदाई हमने करी तो अनार्य संस्कृति के अवशेष हमें यहाँ पे मिलते हैं। यह सुदृढ़ रूप से इस तरह सभ्यता कैसे नष्ट हुई, हो सकता है जलवायु संबंधी आर्थिक अथवा राजनीतिक ह्रास ने इसे कमजोर किया हो, पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। यह मात्र संयोग ही नहीं हो सकता कि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का जनसंहार किया गया था। पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है। यानी ये कहना चाहता है कि फिर ये कोई संयोग नहीं है कि यहाँ पे जो है जनसंहार हुआ। ठीक है, यानी सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ ना, जो समाप्त हुई सिंधु घाटी सभ्यता, ये हो एक कारण हो सकता है कि यहाँ पे जो है आक्रमण हुआ है कोई बाह्य संस्कृति का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहता है कि 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातात्विक ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थिपंजर एक ही काल से संबद्ध नहीं थे। यानी फिर जॉर्ज डेल्स ने उस पर जो है टिप्पणी करी कि जब उन्होंने ये कह दिया कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, वहाँ पे जनसंहार हुआ है, कोई आक्रमण, उस संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता पर कई बाह्य संस्कृति का आक्रमण हुआ, इसके कारण वहाँ जनसंहार हुआ और फिर वो मोहनजोदड़ो और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता जो है वो नष्ट हो गई। तो इस पर जो है जॉर्ज डेल्स ने जो है आपत्ति जताई है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जो भी वहाँ पे अस्थि पंजर, जो भी हड्डियाँ लोगों की वहाँ मिली थी वो एक ही काल से संबद्ध नहीं थी, अलग अलग वो काल थी, यानी अलग अलग समय की वो थी। हालांकि इनमें से दो से निश्चित रूप से संघार के संकेत मिलते हैं, पर अधिकांश अस्थियाँ जिन संदर्भों में मिली है वे इंगित करती है कि ये अत्यंत लापरवाही और श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए शवाधान थे। शहर के अंतिम काल से संबद्ध विनाश का कोई स्तर नहीं है, व्यापक स्तर पर अग्निकांड के चिन्ह नहीं है। चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव नहीं है। दुर्ग से जो शहर का एकमात्र किलेबंद भाग था, अंतिम आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य नहीं मिले। यानी फिर इसने ये कह दिया जो डेल्स ने कि ना तो वहाँ पे कोई जनसंहार हुआ है और जो भी वहाँ पे अस्थि पंजर मिले हैं वो एक ही काल से संबद्ध नहीं है, यानी एक ही समय से संबद्ध नहीं है, अलग अलग वो समय के हैं। और ना ही वहाँ पे जो है कोई हथियार मिले हैं और ना ही कवचधारी सैनिकों के शव हैं। क्लियर। तो यहाँ पे एक कारण की हमने चर्चा करी कि हो सकता है कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता पर बाह्य लोगों ने आक्रमण किया, जिस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। क्लियर। अब देखो हड़प्पा सभ्यता की खोज की क्या बात कही जाती है, तो क्या इसमें कहता, देखो सुनिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज आखिर कैसे हुई थी उसकी देखो चर्चा आप करते हैं कि अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया कि किस प्रकार पुरातात्विदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त सबूतों या साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा, लेकिन
एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातात्विदों ने सभ्यता की खोज की। यानी देखो, हमने चर्चा करी सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा संस्कृति की हमने चर्चा कर ली कि हड़प्पा संस्कृति में कौन कौन से अवशेष मिले, कौन कौन सी पुरावस्तुएं मिली। अब चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जब पुरातात्विदों ने इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की तो आखिर किस प्रकार से उन्होंने खोज की, यानी कैसे वो खोज करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। कि जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्त्राब्दियों बाद रहना आरंभ किया तब वे ये नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण या खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदाकदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित वस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। यानी जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई, ठीक है, सहस्त्राब्दी यानी उसके हजारों साल बाद जब लोगों ने वहाँ पे रहना प्रारंभ किया ना, तो जब मान लीजिए वहाँ पे कोई मकान बनना स्टार्ट हुआ या कोई भी उन्होंने खुदाई करी तो पुरानी वस्तुएं वहाँ मिलती थी, ठीक है। मिट्टी के कटाव के कारण या बाढ़ जैसी हमें जब साक्ष्य वहाँ मिले तो फिर कोई भी जैसे खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय जो भी वस्तुएं हमें वहाँ पे मिलती थी तो फिर हम ये नहीं समझ पाते थे आखिर ये वस्तुएं आई कहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, पहली खोज में अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो खोज का श्रेय हम जिसको देते भी हैं तो उसकी पहले चर्चा करते हैं। देखो क्या कहता है, इसमें कहता है कि जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए तब पुरातात्विक अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। यानी ये कहना चाहता है कि जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ पे उत्खनन आरंभ किया तो उस समय जितने भी पुरातात्विक थे ना, वे खुदाई में इंटरेस्टेड नहीं थे। यानी वे कोई भी अगर काम करते थे, कोई भी अन्वेषण अगर उनको करना होता था तो वे लिखित स्रोतों पर, यानी कोई मान लीजिए साहित्य मिल गया, यानी कोई मान लीजिए कोई पुरानी किताब हमें मिल गई या पुराने को जैसे पत्थर के अभिलेख होते हैं तो उन पर वो लिखा होता था ना, कुछ उस लिखे हुए साक्ष्य के माध्यम से ही वो ये अनुमान लगाते थे। यानी उन्हीं में वो इंटरेस्टेड थे, उन्हीं में उनकी रुचि होती थी कि उनको वो पढ़ लिया और उसके माध्यम से कोई भी मान लीजिए सभ्यता कोई पुरानी थी या कोई भी संस्कृति अगर पनपी है तो उसको पढ़ करके पता लगा लेते थे। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम ने तो उत्खनन यानी खुदाई के माध्यम से वहाँ पे पता लगाने का प्रयास किया है। और आगे कहते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो था वो भी मित्रों ऐतिहासिक साक्ष्यों में उसकी रुचि थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तुओं का खोज प्रयास करते थे जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। यानी अलेक्जेंडर कनिंघम जिन्होंने उत्खनन किया तो वे किस प्रकार से नई खोजों में रुचि रखते थे, तो वे कह रहा है कि जब भारतीय उपमहाद्वीप में चीनी बौद्ध तीर्थयात्री आए, उन्होंने कोई भी मान लीजिए वृत्तांत यानी कोई भी साहित्य उन्होंने छोड़ दिया या कोई भी सर्वेक्षण जब उन्होंने किया तो कोई मान लीजिए अभिलेख मिल गया तो उनसे वो पता लगाते थे कि शायद यहाँ पे कोई सभ्यता पनपी थी या नहीं पनपी, उनकी रहन सहन, सांस्कृतिक जीवन कैसा था, आर्थिक शिल्प उत्पादन कैसा वो करते थे। आगे कहते हैं कि हड़प्पा जैसा पूरा स्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों की यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। यानी आगे कहता है कि चीनी तीर्थयात्रियों ने पूरा स्थलों यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे वहाँ पे उन्होंने किसी प्रकार का भ्रमण नहीं किया है और इस कारण से वो उनके ढांचे में नहीं बैठता। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी और इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंची भी थी, फिर भी वे समझ ही नहीं पाए कि ये पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन थी। यानी अलेक्जेंडर कनिंघम ये समझ नहीं पाया कि ये वस्तुएं जो थी कितने समय पुरानी थी। एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पा मुहर दी। उन्होंने मुहर पर ध्यान तो दिया पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह ही उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले सर्व के साथ
ही हुआ था। उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। यानी कहना ये चाहता कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो ये नहीं बता सके कि, यानी उसको एक हड़प्पा मोहर मिली, अंग्रेज ने उसको दी, लेकिन उसने ऐसा समय में उसको बताया जिससे वो जानते थे। और ये कहता है कि शायद उसने ये अनुमान लगाया कि भारतीय इतिहास का जो प्रारंभ हुआ ना, वो गंगा की घाटी में जो शहरी क्षेत्र पनपा, वहाँ से उसका इतिहास प्रारंभ हुआ है। अब देखो, एक नवीन प्राचीन सभ्यता, उसकी चर्चा करें कि कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरे खोज निकाली, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कई अधिक प्राचीन स्तरों से संबद्ध थी। यानी फिर दयाराम साहनी जो था, और इन्होंने ही मोहनजोदड़ो में खुदाई का श्रेय हम इसको देते हैं। राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, यही दो व्यक्ति थे मित्रों जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो में इन संस्कृतियों की खोज करी, और अभी इनके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातात्विक राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरे मोहनजोदड़ो से खोज निकाली। यानी मोहनजोदड़ो में खुदाई करी थी राखलदास बनर्जी ने, और दयाराम साहनी ने करी थी हड़प्पा सभ्यता में, जिससे हमने अनुमान लगाया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के थे। ठीक है, यानी दोनों जगह से मोहरें मिली और दोनों से फिर ये अनुमान, समानता उनमें मिली मोहरों में, तो फिर ये अनुमान लगाया कि ये दोनों संस्कृतियां एक ही है। क्लियर। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। यानी फिर आगे जाकर के जब दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने यहाँ पे मोहरों के माध्यम से नई संस्कृति की खोज कर दी, तो फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे कौन? जॉन मार्शल। इन्होंने घोषणा कर दी कि एक नवीन सभ्यता हमने खोज निकाली है, और वो कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर। तो इस प्रकार से मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता की जो है खोज की गई है, जिसमें योगदान की बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम का भी है, जॉन मार्शल का तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे रोल और जो भूमिका की बात करें तो वह है राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी का। क्लियर है। अब देखो, जैसा कि S.N. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं, मार्शल ने खोज भारत को जहां पाया था उसने 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खनन से हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मोहरों जैसी पर तब तक पहचानी न जा सकी मोहरें मिली थी। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी कि वह मेसोपोटामिया की समकालीन ही थी। यानी जॉन मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था ना, उसने 3000 वर्ष पीछे छोड़ा है। और ये कहता है कि जहाँ पे यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें मिली वो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसी के समकालीन मिली है, तो दोनों को समकालीन भी माना गया। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातात्विक थे, और वे जहाँ यूनान, क्रीट में यहाँ अपने कार्यों का अनुभव भी लाए। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह भी ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की भी उत्सुकता थी। यानी ये कह रहा है कि जो जॉन मार्शल है ना, उन्होंने फिर वो पुरातात्विक थे और उन्होंने जो है यूनान और क्रीट में अपने कामों को अनुभव किया। यानी अपने जो हड़प्पा सभ्यता में जो उनको अनुभव मिले वो यूनान और क्रीट में उन अनुभवों को साझा किया। ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पे बॉक्स की चर्चा करते हैं। पुरास्थल, टीले और स्तर की क्या बात कही जाती है उसकी चर्चा करें कि पुरातत्व की पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। यानी पुराने स्थल यानी पुरातत्व स्थल कैसे बनते हैं? बहुत समय पहले यानी बहुत पुराने स्थल जो कैसे बनते हैं, कहता है कि अगर कोई वहाँ पे बहुत समय पहले रहता है और उनको त्याग देता है तो हजारों सालों बाद वो पुरातात्विक स्थल में की श्रेणी में गिने जाते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमिखंड के अनवरत उपयोग और पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें टीला कहते हैं। अल्पकालीन या स्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमिखंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है। इन टीलों में मिले स्तरों से प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है।
ये स्तर एक दूसरे से रंग, प्रकृति और इनमें मिली वस्तुओं के पुरावस्तुओं के संदर्भ में भिन्न होते हैं। परित्यक्त स्तरों, जिसे बंजर स्तर कहा जाता है, की पहचान इन्हें सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है। यानी ये कह रहा है कि टीले जो कैसे बनते हैं, कि बहुत से लोग वहाँ पे रहते हैं, अगर वहाँ पे मिट्टी का कटाव हो जाता है तो अलग अलग प्रकार के टीले बन जाते हैं, और इस टीलों में जब कोई वस्तुएं हमें मिलती हैं तो फिर पूरा टीले या पूरा स्थल बन जाते हैं। सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। सही है, नीचे जो होगा वो नवीनतम होगा और सबसे ऊपर जो होगा, कोई भी मान लीजिए टीला है तो नीचे इसके ऊपर मिट्टी इकट्ठी होती जाती है तो ये नवीनतम है और ये प्राचीनतम। इन स्तरों के अध्ययन की स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। स्तरों में मिली पुरावस्तुओं को विशेष सांस्कृतिक कालखंडों से संबद्ध किया जा सकता है, जिससे एक पुरा स्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम पता किया जा सकता है। यानी कैसे हमें पता लगाते हैं कि ये कितने वर्ष पुराने हैं, तो उसको स्तर क्रम विज्ञान भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो एक छोटे टीले का स्तर विन्यास भी यहाँ पे बताया जा रहा है। देखो ध्यान से देखने पर पता चला कि ये स्तर सदैव क्षैतिज नहीं है, यानी ये टीला है और यहाँ पे स्तरों की चर्चा की जाती है। ठीक है, आगे क्या कहता है, देखो आगे कहता है कि मार्शल यानी जॉन मार्शल पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका अर्थ ये हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबद्ध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत किया जाता था। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ में विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी। यानी ये कहता है कि जॉन मार्शल जो थे वो पुरास्थल के जो स्तर विन्यास है, ठीक है, उसकी स्तरों को वो अनदेखा करते और उत्खनन करने का वो प्रयास करते थे। और फिर जो टीला होता था उसको अलग अलग स्तरों पर संबद्ध होने पर भी वो सभी पुरावस्तुओं को अलग अलग वर्गीकृत करते थे और उसके माध्यम से वो उनका अध्ययन करते। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट की चर्चा करें। नेक्स्ट क्या कहता है कि नई तकनीकें तथा प्रश्न। इसमें कहता है कि 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने R.M. व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया। यानी I.M. व्हीलर ने क्या किया, उन्होंने टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करने का, यानी टीले जो हमने भी चर्चा की, टीले के जो स्तर थे अलग अलग स्तरों की हमने चर्चा की, उसमें उनको समझने का प्रयत्न उन्होंने किया। यानी अधिक आवश्यक उन्होंने टीले के स्तरों को समझने का प्रयास करने का जो तरीका था उनका वो अधिक आवश्यक था। साथ ही मित्रों कह रहे कि वे सेना में ब्रिगेडियर थे, इस कारण से उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी उन्होंने किया। आगे कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन और पाकिस्तान के बनने के बाद सभ्यता के प्रमुख स्थल पाकिस्तान के क्षेत्र में है। कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो भी भौगोलिक सीमाएं थी, यानी जो भी उस समय हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो नक्शा था, जो भी जानी जहाँ तक भी जिस क्षेत्र तक वो सीमा संस्कृति उस सभ्यता की फैली थी, वो आज की राष्ट्रीय सीमा से उनको इनसे कोई संबंध नहीं है। यानी कहना ये चाहता है कि जो नक्शा हड़प्पा संस्कृति का था वो जरूरी नहीं कि आज इंडिया का नक्शा हो। क्लियर। और आगे कहते हैं कि उपमहाद्वीप का विभाजन हो गया तो पाकिस्तान के बनने के बाद यानी सभ्यता के जो इम्पोर्टेंट जितने भी प्लेसेस थे, स्थल थे, वो सभी पाकिस्तान के क्षेत्र में आ गए। इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरा स्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पा बस्तियां प्रकाश में आई और पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए। यानी कच्छ में जब मित्रों हमने खुदाई करी, व्यापक सर्वेक्षण हमने करवाया, तो बहुत सी ऐसी बस्तियां हमें मिली जिनमें समानताएं थी हड़प्पा संस्कृति की। और पंजाब और हरियाणा में भी हमने जब खुदाई करी तो हड़प्पा स्थलों की यानी और भी हड़प्पा स्थल में वहाँ मिले और नई सूची हमारी वहाँ पे बन गई। हालांकि कालीबंगन, लोथन, राखीगढ़ी और हाल में हुई धोलावीरा की खोज, वहाँ हुए अन्वेषण और उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। नए अन्वेषण आज भी जारी। यानी वही बात आती है कि वर्तमान में भी देखें ना तो नए नए प्लेसेज की, नए नए स्थलों की
जो हड़प्पा संस्कृति से मिलान खाते हैं हड़प्पा सभ्यता में, जब जो हम उनको गिन सकते हैं। तो ऐसे नए नए स्थल आज भी हम खोद रहे हैं, यानी नए स्थलों की आज भी हम अन्वेषण कर रहे हैं। आगे कहता है कि इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए हैं। यहाँ कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं, वहीं कुछ और विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। ये पुरावस्तुओं रूपी निधि से भी जूझते हैं और उनकी संभावित उपयोगिताओं को समझने का प्रयास करते हैं। 1980 के दशक से हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ रही है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहते हैं। यानी फिर ये कहता है कि वर्तमान में भी देखें ना तो पुरातात्विक आमतौर पर नए नए स्थलों की पहचान करके उनमें सांस्कृतिक उपक्रमों का यानी संस्कृति का पता लगाने के लिए वो जिज्ञासु इच्छुक रहते हैं। नए नए कारणों को, भौगोलिक स्थिति के पीछे के कारण क्या रहे उसकी भी जानने का वो प्रयास करते हैं। और 1980 के दशक से देखें तो हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ रही है। यानी हड़प्पा सभ्यता में और कौन कौन से नए स्थल हम खोज सकते हैं, या उनकी संस्कृति आखिर पतन उनका हुआ, सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन आखिर नष्ट कैसे हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यानी देश विदेशों में भी ये जानकारी नए इतिहासकार जानने का प्रयास करते हैं। मोहनजोदड़ो और दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से काम करते रहते हैं। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं जिनमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं और वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। ये अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों की आशा दिलाते हैं। यानी ये कहना चाहता है कि दिनों दिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इसी कारण से वर्तमान में भी देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की स्थलों की नए नए स्थलों की हम खोज कर रहे हैं। तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों का योगदान है। नए नए पुरातात्विक इसको जानने का प्रयास करते हैं। अब देखो हड़प्पा में व्हीलर का क्या योगदान रहा उसकी चर्चा करते हैं। कहता है कि आरंभिक पुरातत्वविद कई बार साहस की भावना से कार्य करते थे। व्हीलर ने हड़प्पा में अपने अनुभव के विषय में कुछ लिखा है। देखो हड़प्पा की उत्खनन में, हड़प्पा स्थल के उत्खनन में व्हीलर का क्या योगदान रहा, उसके क्या अनुभव रहे, उसके बारे में कुछ यहाँ पे बता रहे हैं। तो कहता है कि मुझे याद आता है कि 1944 की एक गर्म रात को पुरातात्विक सर्वेक्षण के नवनियुक्त डायरेक्टर जनरल के रूप में अपने स्थानीय मुस्लिम अधिकारी के साथ हड़प्पा नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन से गहरे बालू के रास्ते पर 4 मील की तांगे की सवारी कर मैं प्राचीन स्थल के टीलों जो चांद की रोशनी से अवलोकित थे के समीप एक विश्राम गृह तक पहुंचा। यानी वो कह रहे हैं कि गर्म रात है, मैं डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त हूँ और मैंने मुस्लिम अधिकारी को साथ में लिया और हड़प्पा नामक एक छोटे से कस्बे में मैंने जहाँ पे रात की चांदनी थी उसके समीप एक विश्राम गृह में मैं पहुंचा। ठीक है, अब देखो आगे कहता है कि अपने चिंतित सहकर्मी की इस चेतावनी की हमें अपना निरीक्षण अगली सुबह 5:30 बजे आरंभ करके 7:30 बजे तक समाप्त कर देना चाहिए, जिसके पश्चात बहुत गर्मी हो जाती है। के बाद प्रवेश द्वार में काली आकृति के पंखे वाले को धीरतापूर्वक बैठा छोड़ तथा पड़ोस की बियड़ से अनगिनत सियारों की रात की हवा को चीरती हुई आवाज़ के बीच हम सोने चले गए। यानी रात में अलग अलग तरह की सियारों की आवाज़ हमें दिखाई दी और अब मेरे सहकर्मी ने यह कहा कि सुबह जल्दी ही हम इसका निरीक्षण कर लेंगे, ताकि ठंडी के मौसम में सुबह सुबह ठंड रहती है तो उसमें हम इसका निरीक्षण कर लें, बाद में गर्मी हो जाती है। अब आगे कहते हैं कि अगली सुबह ठीक 5:30 बजे हमारे छोटे से काफिले ने बालू के टीले की ओर बढ़ना आरंभ किया। 10 मिनट के भीतर मैं रुका और सबसे ऊंचे टीले को देखते हुए अपनी दृष्टि पर अविश्वास के साथ अपनी आंखें मलने लगा। 6 घंटे बाद भी मेरे घबराए हुए कर्मचारीगण तथा मैं सूर्य की तेज रोशनी में कुदालियों और चाकुओं के साथ कठिन परिश्रम कर रहे थे। मुझे डर है कि मेरे सहयोगी काम के मेरे जुनून के कारण मुझे सन की न समझ लें। यानी साथ में कर्मचारियों के साथ में वो भी उसी मौके पर खड़ा है, तो इस कारण से तेज यानी सूर्य की तेज रोशनी है उसमें भी उसके साथी जो हैं वो काम करने में लगे हुए हैं। तो वो कह रहा है कि शायद मेरे साथी मेरे को पागल न समझ लें। तो ये अनुभव साझा किया है आरएम व्हीलर ने। अब देखो आगे चर्चा करें फ्रेंड्स, आगे यहाँ पे अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं उसकी क्या बात कही जाती है उसकी चर्चा स्टार्ट करें। कि जैसा कि हमने देखा हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती।
बल्कि ये भौतिक साक्ष्य हैं जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। यानी ये कह रहा है कि हड़प्पा लिपि जो थी, सिंधु सिंधु जो लिपि थी, उसको यानी उस लिपि का प्रयोग करके अपनी प्राचीन सभ्यता को जाना नहीं, उससे यानी उस प्राचीन सभ्यता को जानने में ये लिपि हमारी कोई मदद नहीं करती, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि उस लिपि को मित्रों आज तक किसी भी पुरातत्वविद ने, किसी भी इतिहासकार ने उस लिपि को नहीं पढ़ पाया, उस लिपि को नहीं पढ़ सके क्योंकि उनकी वो समझ में नहीं आई। बल्कि ये भौतिक साक्ष्य हैं जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट कहता है कि ये वस्तुएं मृदभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान हो सकती है। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी और सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वस्तुएं बच जाती हैं वे हैं पत्थर, पक्की मिट्टी और धातु। यानी अब ये कहता है कि मृदभांड मिले हमें, औजार, आभूषण, बहुत से सामान ऐसे हो सकते हैं जिनसे आखिर यानी इनसे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ये सभ्यता कैसी है, यहाँ पे जो लोग रहते थे उनका खान पान, रहन सहन, जीवन जीने का स्तर, सांस्कृतिक रीति रिवाज किस प्रकार के थे, वो सभी उन पुरातत्व की वस्तुएं जो होती है, जो हमें वहाँ पे खुदाई में मिलती है, उनसे हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती थी, अन्य वस्तुएं संभवतः पुनः चक्रित की जाती थी। परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में मिलती है, या तो वे अतीत में खो गई थी या फिर संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की गई थी। अन्य शब्दों में कुछ खोजे प्रारूप की बजाय संयोगिक होती हैं। यानी कहता है कि टूटी हुई वस्तुएं थी वो हमें कचरे में मिल जाती है क्योंकि उनको हम फेंक देते थे, जबकि अधिकांश वस्तुएं उसका हम रिसाइकिल कर लेते थे। ठीक, जो वस्तुएं बहुमूल्य वस्तुएं थी वो या तो अतीत में खो गई या फिर संचयन के पश्चात कभी दोबारा हमें मिली ही नहीं। क्लियर। नेक्स्ट क्या कहता है, देखो खोजों का वर्गीकरण। अब इसमें क्या है कि पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातत्वविद अपने खोजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरणतः कोई पुरावस्तु एक औजार है या एक आभूषण है या फिर दोनों अथवा आनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु। यानी जब हम इन वस्तुओं को, पुरातात्विक वस्तुओं को जब हम खोज लेते हैं, पुरावस्तुओं को हम खोज लेते हैं, ठीक है, उनको यानी उनको हमने प्राप्त कर लिया तो फिर हम उनका क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण करते हैं, जिसमें मिट्टी हो गया, धातु या हाथी दांत आदि के संबंध में, यानी अलग अलग कैटेगरीज में हम उनको बांट देते हैं। नेक्स्ट, किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है। मन के चक्कियाँ, पत्थर के फलक तथा पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं जिसमें वह मिली थी। क्या वे घर में मिली थी, नाले में, कब्र में या फिर मिट्टी में। यानी ये कहता है कि पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ जो होती है, आधुनिक समय में उसकी क्या उपयोगिता है उसको लगा करके हम ध्यान में रख सकते हैं। मन के हैं, चक्कियाँ हैं, पत्थर के फलक पुराने समय में किस प्रकार से यूज होते थे और आज वर्तमान में इनमें क्या बदलाव आया है, कैसी आज वर्तमान में चक्कियाँ होती है, तो उनसे समानता पर आधारित होती है ये वस्तुएं। और नेक्स्ट कहता है कि कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों में चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी कुछ मित्रों, अब ये कहता है कि कुछ साक्ष्य में ऐसे भी मिलते हैं कि वो मिल तो गए उस स्थल में, लेकिन उनके आधार पर हम उनके रहन सहन, जीवन, परिधान, कपड़ों का हम पता नहीं लगा सकते। जैसे कपास के टुकड़े हमें वहाँ पे मिले हैं, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कपास के जो टुकड़े हैं वो बुने हुए कपास के, ठीक है, बुने हुए कपास के टुकड़े हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, लेकिन फिर भी हम ये पता नहीं लगा सकते कि कपड़े वहाँ कैसे पहने जाते थे। और इसके लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्य जैसे कि मूर्तियों पर चित्र जो होते हैं, उस चित्रों के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि हाँ कपड़े जो थे वो कैसे पहने जाते थे।
अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है कि पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता है। हमने देखा कि पहली प्राप्त हड़प्पाई मुहर को तब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातत्वविदों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला। सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें वह मिली थी तथा मेसोपोटामिया में हुई खोजों की तुलना दोनों के संबंध में, यानी अंतिम में भी वही बात आती है कि जो मोहर हमें मिली उस मुहर पर आखिर क्या लिखा हुआ है। चित्राक्षर लिपि में ये हमने देखा भी था, ऐसी संरचनाएं वहाँ बनी थी, तो आखिर इनका मतलब क्या होता है ये आज तक हमने नहीं पढ़ पाए। ठीक है, किसी के ये समझ में नहीं आया। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है व्याख्या की समस्याएं। व्याख्या की समस्या में देखो क्या बात आती है कि पुरातत्वविद व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती है। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। उनमें आभूषण से लदी हुई नारी मृण मूर्तियां जिनमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे शामिल है। यानी कहता है कि आरंभिक पुरातत्वविदों को यह लगता था कि कुछ वस्तुएं जो है असामान्य या अपरिचित लगती थी लेकिन वो धार्मिक महत्व की थी, यानी शायद उनकी पूजा होती थी या हड़प्पाई संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके वो देवी देवता थे। जिसमें हम देखें तो ये यहाँ पे पिक्चर भी हमें बताई जा रही है। आभूषण से लदी हुई मित्रों ये मूर्ति है, इसका नाम है मातृ देवी की मूर्ति। ठीक है, तो इसके बारे में भी चर्चा इसमें बताई जा रही है कि इसमें आभूषण से लदी हुई ये मूर्ति है और इसमें विस्तृत प्रसाधन थे, यानी सौंदर्य का भी इसमें यूज हुआ है। इन्हें मातृ देवी की संज्ञा दी गई थी। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां जिनमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रख बैठा दिखाया गया था, जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था। यानी हमने जो देखा था ना दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा, जिसको हमने कहा था पुरोहित राजा। और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मैंने बताया भी था कि दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति जो मिली वो हमें मिली है मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, तो ये दोनों हमें ऐसी लगती है कि शायद ये धार्मिक महत्व के थे, इनकी पूजा होती थी। क्लियर। आई होप कि मित्रों सारी बातें जो है आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट कहते हैं कि अन्य दृष्टांतों में संरचनाओं को आनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। इनमें विशाल स्नानागार, कालीबंगन और लोथल से मिली वेदियां भी हैं। यानी फिर हमने जो देखा कि विशाल स्नानागार बहुत बड़ा स्नान करने का स्थल जो मोहनजोदाड़ो से हमें मिला, वृहत अन्नागार हमें मिला जो हड़प्पा से मिला, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य में मिले हैं, और लोथल से जो वेदियां मिली वो भी मित्रों हमें इस ओर संकेत देती है कि शायद इनका उपयोग पूजा पाठ के लिए होता था, धार्मिक इनका महत्व था। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट कहता है कि मोहरों जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है। कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित हैं मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है कल्पित तथा संस्कृत लगते हैं। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालती मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दर्शाया गया है को आद्य शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। यानी अब यहाँ पे व्याख्या की जा रही है कि आखिर धार्मिक पूजा पाठ अगर वहाँ होती थी तो कौन कौन से देवी देवता थे, तो उनके बारे में बताते हैं कि कुछ मोहरें हमें ऐसे मिली जहाँ पर पेड़ पौधे बने हुए हैं जो पूजा की ओर संकेत देते हैं। कुछ पर जानवर है जिसमें एक सींग वाला गेंडा जो है वो बहुत कॉमन जानवर है जिसे एक श्रृंगी कहा जाता है। एक यानी एक हो गया और श्रृंगी यानी सींग, तो एक सींग वाला गेंडा कल्पित तथा संश्लिष्ट हमें लगते हैं। साथ ही कुछ मोहरें ऐसी मिली जिसमें पालती मारकर के योगी मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा है, और कभी कभी उसे जानवर और उस व्यक्ति को चारों ओर से जानवरों ने घेर रखा है। यानी उसको हमने क्या कहा, उसको हमने कहा आद्य शिव। क्या कहा, आद्य शिव की हमने उसको संज्ञा दी है। अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त पत्थर की शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आगे कहते हैं कि हड़प्पाई धर्म के
कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानताएं होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांश पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं तथा वर्तमान से अतीत की ओर। यानी क्या कहना चाहता है, ये कहता है कि आरंभिक और बाद की परंपराएं जो होती है उसमें समानताएं होती है। हालांकि यह नीति पत्थर की चक्कियों और पात्रों के संबंध में युक्तिसंगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में यह अधिक संदिग्ध रहती है। यानी ये कहता है कि जो परंपराएं होती है उसमें समानताएं भी हमें देखने को मिलती है, और इस समानताओं को हम देखें तो चक्कियाँ है या पात्र जो है उसके निर्माण के संबंध में इसको हम देख सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ उसके संबंध में ये लागू नहीं होती। और यहाँ देखो ये है एक आद्य शिव मुहर, ठीक है, आद्य शिव की ये मुहर है। इसके चारों ओर देखो पशु है, ये पशु है, इधर हाथी है। तो ये पशुओं चारों ओर से इस इसको पशुओं ने जो है घेर रखा है। ये आद्य शिव की मूर्ति, और उसको ऊपर हमने देख लिया था ये मातृ देवी की मूर्ति है। नेक्स्ट कहते हैं कि उदाहरण के लिए आइए हम आद्य शिव मुहरों को देखते हैं। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद लगभग 1500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व के बीच, उसमें रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में मित्रों एक देवता का नाम आता है और उसको क्या कहा है, रुद्र कहा है, जो बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए एक प्रयुक्त नाम है। यानी रुद्र का उल्लेख हम ऋग्वेद में पाते हैं, और रुद्र किसको कहा, शिव जी को कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी में अध्याय 4 में हम देखेंगे, लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति और न ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है। कहता है कि शिव के विपरीत हम देखिए तो रुद्र को ऋग्वेद में न तो हमने पशुपति माना है और न ही हमने योगी के रूप में उसको दिखाया है। दूसरे शब्दों में यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता। फिर क्या यह कोई संबंध था, जैसा कि कुछ विद्वानों ने सुझाया है? क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या बात आती है उसकी चर्चा करें। लिंग उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में होती है। और ये जो हमने अभी मोहर देखी, इस मोहर में देखो शिव जी का जो लिंग होता है ना, वही यहाँ पे आकृति बनी हुई। देखो ये शिव जी का, ऐसे हम मंदिरों में भी देखते हैं, ठीक है। तो ये शिव जी की आकृति, शिव जी के लिंग की आकृति यहाँ बनी हुई है। इसी को यहाँ पे लिंग की संज्ञा दी जा रही है। नेक्स्ट कहते हैं कि समन वे महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने और साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के सामर्थ्य का दावा करते हैं। तो ये विशेष शब्द जो इस चैप्टर में आ रहे हैं उसकी भी यहाँ पे अलग से बॉक्स में चर्चा की गई है। अब देखो नेक्स्ट क्या कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं मुरहे या लिंग के बारे में क्या बात की जाती है उसकी पहले चर्चा करते हैं। सबसे आरंभिक उत्खननों में से एक में के इन पत्थरों के विषय में ये कहते हैं कि लाजवर्द मणि, जेस पर चाल सेडनी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकुओं जो सुंदरता से तरासे और तैयार किए गए थे तथा जो 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे को लिंग भी माना गया है। दूसरी तरफ यह भी संभव है कि इनका प्रयोग पट्टों पर खेले जाने वाले खेलों में होता था। और ये कौन से खेल है, सॉरी ये जो लिंग है, ये देखो ये छोटी संरचना यहाँ पे दिख रही है ना, ये इनको लिंग की संज्ञा दी गई है और इसका यूज खेलने में भी हो रहा है। जैसे जब हम चेस खेलते हैं तो चेस में भी इसी प्रकार से बॉक्स बने होते हैं और उसमें भी हम इसी प्रकार से घोड़े वगैरह रखते हैं। तो ये खेल की ओर भी संकेत करते हैं। अब आगे देखो क्या कहता है कि इतने दशकों में हुए पुरातात्विक कार्यों की एक उपलब्धि है कि हड़प्पाई अर्थव्यवस्था के बारे में अब हमारी जानकारी कुछ बेहतर है। यानी जैसे जैसे हमने हड़प्पाई स्थलों की दिनों दिन प्रतिदिन खोजें की जा रही है तो उस प्रकार से हमारी जानकारी भी बढ़ रही है और नए नए हमें साक्ष्य भी वहाँ पे मिल रहे हैं। तो नई नई जानकारियाँ हमें हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मिल रही है। तो पहले से ज़्यादा हमारी स्थिति है आज बेहतर है। हम सामाजिक भिन्नताओं की गुत्थी सुलझाने में सफल हुए हैं और सभ्यता की कार्यप्रणाली के विषय में हमारी जानकारी कुछ बड़ी है। सच में यह स्पष्ट नहीं है कि लिपि के पढ़े जाने की स्थिति में हम और कितना जान पाते। यानी फिर ये कहता है कि अगर हमने लिपि पढ़ ली होती तो पता नहीं हम कितना जान पाते। यानी मैंने कहा था कि लिपि को किसी ने पढ़ नहीं पाया, यानी किसी के समझ में नहीं आई। और ये कहते हैं कि अगर लिपि को किसी ने पढ़ लिया होता, अगर किसी के समझ में लिपि आ गई होती तो
शायद ही बहुत बड़े रहस्य सिंधु घाटी सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के बारे में और भी हमें पता लगते हैं, क्योंकि फिर उस लिपि से हम उस लिपि को पढ़ करके उस शब्दों को हम पढ़ लेते तो उससे पता हमें चल जाता कि आखिर ये लिखा क्या हुआ है। आगे कहते हैं कि यदि एक द्विभाषिक अभिलेख मिलता है तो हड़प्पा निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विषय में प्रश्नों पर संभवतः विराम लग सकता है। क्लियर। नेक्स्ट कहता है कि कई पुनर्निर्माण अभी भी संदिग्ध बने हुए हैं। क्या विशाल स्नानागार एक आनुष्ठानिक संरचना थी? साक्षरता कितनी व्यापक थी? हड़प्पाई कब्रिस्तानों में सामाजिक भिन्नताएं कम क्यों दिखाई देती है? स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े प्रश्न भी अनुत्तरित हैं। यानी फिर ये कहता है कि आज भी कई पुनर्निर्माण और कई ऐसी संरचनाएं हैं जो संदिग्ध अवस्था में, यानी जिस पर संपूर्णतः हम विश्वास नहीं कर सकते कि आखिर उनकी क्या उपयोग उनका होता था। कह रहा था कि बहुत बड़ा स्नानागार जो हमें मोहनजोदड़ो से मिला, तो क्या ये अनुष्ठानिक संरचना थी, यानी कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था धार्मिक काम, तो उसमें क्या इसका यूज होता था? सिंधु घाटी सभ्यता में कितने पढ़े हुए लोग थे? साक्षरता जो थी वो कितनी थी? ठीक है। स्त्री पुरुष से जुड़े जो प्रश्न है वो भी उनके भी उत्तर में नहीं मिले कि क्या महिलाएं मर्दभान बनाती थी या फिर केवल उन्हें रंगने का कार्य करती थी। जैसे कि आजकल आपने भी देखा होगा कि कुम्हार जो होता है उसमें ज़्यादातर पुरुष लोग मटके वगैरह बनाते हैं, और जैसे रंगाई पेंटिंग का काम होता है वो महिलाएं करती हैं। दूसरे शिल्पकर्मियों के क्या काम थे? नारी मणि मूर्तियों का क्या उपयोग था? हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े पहलुओं पर बहुत कम विद्वानों ने अन्वेषण किए हैं, और यह भविष्य में होने वाले कार्य के लिए पूरी तरह से नया क्षेत्र है। यानी ये कहता है कि स्त्री और पुरुष के संबंध में क्या क्या नए पहलू थे वो हमें समझ में नहीं आए, और साथ ही रिसर्च भी उसके क्षेत्र में कम हुई है। तो इसके कारण से भविष्य में इनके मामले में अगर कोई नया रहस्य हम जानते हैं, नई हमें कोई जानकारी मिलती है, तो वो एक नया क्षेत्र हमारे लिए होगा। ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे देखो पकी मिट्टी की खिलौना गाड़ी। अब देखो मित्रों, ये जो गाड़ी है ना, ये रथ टाइप की गाड़ी है और मिट्टी से ये बनी हुई गाड़ी है, और ये हमें मिली हुई है वहाँ पे। और पक्की मिट्टी से जब गाड़ी बनाते हैं तो इसको कहते हैं टेराकोटा। क्या कहते हैं? टेराकोटा। यानी मिट्टी को बना करके ये संरचना, यानी ये पशुओं की आकृति हमने बनाई और फिर मिट्टी से बना करके हमने इसको पकाया। ठीक है। तो अब ये देखो कालखंड का यहाँ पे अलग से चार्ट बनाया गया है। तो इसमें देखो क्या कहता है कि 20 लाख वर्ष पूर्व निम्नपुरा पाषाण काल था, 80,000 वर्ष पूर्व मध्यपुरा पाषाण, 35,000 वर्ष पूर्व उच्चपुरा पाषाण। यानी हड़प्पा सभ्यता की चर्चा करें ना तो 2600 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 2600 साल पहले हड़प्पा सभ्यता थी। और आगे फिर अन्य कालों की यहाँ पे टाइमलाइन दी जा रही है। हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरणों की यहाँ पे बात की जा रही है कि 1875 में हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम की रिपोर्ट आई। 1921 में हड़प्पा में हमने उत्खनन कार्य आरंभ किया। 1925 में मोहनजोदड़ो में किया। तो ये सभी यहाँ पे टाइमलाइन दी जा रही है। तो इस प्रकार से मित्रों आज हमारा जो लेसन था ना, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में ईंटें, ठीक है, मनके और अस्थियाँ, ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ मित्रों कि ये लेसन जो था वो अच्छे प्रकार से आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो वीडियो मित्रों आपको कैसी लगी, लेसन आपको कितना समझ में आया, कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर मित्रों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को आपको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में आपको इसको शेयर करना है, और चैनल को मित्रों आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो आप ज़रूर से मित्रों चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, और घंटी का जो बटन है उसके ऑल पर आपको क्लिक करना है ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो साथियों आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ। आने वाले लेसन में नेक्स्ट लेसन की हम चर्चा करेंगे। लेसन नंबर 2 हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है। तो आने वाले लेसन में नए चैप्टर के साथ हम इसको पुनः कंटिन्यू करते हैं एनसीईआरटी को। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।